इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको मैं इस यूट्यूब चैनल लीग लाइसेंसर में। फ्रेंड, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीपीसी के ऑर्डर 17 के बारे में, जो स्थगन से संबंधित है। स्थगन का मतलब होता है कार्रवाई को रोक देना। जो कार्रवाई चल रही है न्यायालय के समक्ष, उसको या तो कार्रवाई के बीच में ही रोक देना किसी भी प्रक्रम में, किसी भी स्टेज पर, या फिर कार्रवाई को स्टार्ट करने से पहले ही कुछ कारणों से उसको रोक देना। तो ये हम रूल 1 से लेकर रूल 3 तक के प्रोविजन हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर, तो बने रहेगा एंड तक हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले बात करें नियम 1 की। तो नियम 1 क्या कहता है कि न्यायालय समय दे सकेगा और सुनवाई स्थगित कर सकेगा। ठीक है, तो न्यायालय क्या करता है, जब किसी भी सुनवाई को स्थगित करता है किसी अन्य दिन के लिए, तो उसमें क्या करता है, एक समय देता है, एक टाइम देता है कि इस टाइम में, इस डेट पे आपको उपस्थित होना है। ठीक है ना, इस डेट तक के लिए कार्रवाई स्थगित की जाती है। यहाँ पर न्यायालय क्या कर सकता है, ऐसा आदेश कर सकता है। तो यहाँ पे सब रूल फर्स्ट क्या कहता है कि यदि वाद के किसी भी प्रक्रम में पर्याप्त हेतु दर्शित किया जाता है, तो न्यायालय ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, पक्षकारों या उनमें से किसी को भी समय दे सकेगा और वाद की सुनवाई को समय समय पर स्थगित कर सकेगा। तो यहाँ पर न्यायालय के पास पावर है कि यदि उसके पास पर्याप्त कारण है, पर्याप्त हेतु दर्शित किया जाता है न्यायालय के समक्ष किसी भी पक्षकार के द्वारा, या तो प्लेंटिफ हो चाहे डिफेंडेंट हो, वादी या प्रतिवादी किसी के द्वारा भी ऐसा यदि कारण बताया जाता है न्यायालय के समक्ष, और न्यायालय को ऐसा लगता है कि हाँ इस कार्रवाई को स्थगित करना चाहिए, तो वहाँ पर जो भी कारण होगा उसको लेखबद्ध करेगा, रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद उन पक्षकारों को जिनके द्वारा ऐसा कारण बताया गया है, उनको क्या कर सकता है, ऐसा ऑर्डर कर सकता है कि किसी अन्य दिन तक के लिए इस कार्रवाई को स्थगित की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर समय समय पर स्थगित करने का आदेश कर सकता है न्यायालय। परंतु यहाँ पे एक प्रोवाइजो बताया गया है कि ऐसा कोई स्थगन वाद की सुनवाई के दौरान किसी पक्षकार को 3 बार से अधिक अनुदत्त नहीं किया जाएगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि कोई पक्षकार आ रहा है बार बार बोल रहा है कि इसको स्थगित किया जाए कार्रवाई को। ठीक है, तो यहाँ पर किसी भी पक्षकार को कितने बार से अधिक, 3 बार से अधिक उसको अनुमति नहीं दी जाएगी कार्रवाई को स्थगित करने के लिए। ठीक है, तो अधिकतम 3 बार तक इसमें कार्रवाई को स्थगित किया जा सकता है पक्षकार के कहने पर। ठीक है, अब यहाँ पर जो स्थगन में खर्चे हैं, ठीक है, जो कार्रवाई को रोका जा रहा है उसमें उसके बाद अन्य दिन के लिए, तो वहाँ पर जो भी खर्चे होंगे, तो न्यायालय ऐसे हर मामले में वाद की आगे की सुनवाई के लिए दिन नियत करेगा। ठीक है, तो न्यायालय क्या करेगा, जो भी आगे की डेट होगी उस दिन के लिए कार्रवाई करने के लिए दिन नियत करेगा, और ऐसे स्थगन के कारण हुए खर्चों या ऐसे उच्चतर खर्चों के संबंध में, ठीक है ना, जो भी खर्चे हो रहे हैं या फिर यदि ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो उसके संबंध में न्यायालय को जैसा उचित प्रतीत होता है, न्यायालय को जैसा ठीक लगता है, उसके अनुसार क्या कर सकता है, आदेश दे सकता है कि जो भी खर्चे हुए हैं वो पक्षकार के द्वारा वहन किए जाएंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि जो भी खर्चे होते हैं तो न्यायालय वहन नहीं करता है। ठीक है, जो पक्षकार होते हैं उनको ऑर्डर किया जाता है कि जो भी खर्चे हुए हैं वो न्यायालय में जमा करें। परंतु यहाँ पर भी एक प्रोवाइजो दिया गया है कि यदि वाद की सुनवाई प्रारंभ हो गई है, ठीक है ना, फर्स्ट नंबर यहाँ पे क्या बताया गया है कि वाद की सुनवाई यदि प्रारंभ हो गई है, तो जब न्यायालय उन असाधारण कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, सुनवाई की दिन प्रतिदिन तब तक जारी रहेगी जब तक कि सभी हाजिर साक्षियों की परीक्षा ना कर ली जाए। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई साधारण कारण है, ठीक है ना, वाद स्थगित करने का, कार्रवाई को रोकने का, तो वहाँ पर तो नॉर्मल जो भी साक्षी हैं उनकी परीक्षा कर ली जाएगी। अदरवाइज यहाँ पे यदि मान लीजिए कोई असाधारण कारण है तो वहाँ पर स्थगित कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मेन चीज़ क्या है कि यदि कारण जो बताया गया है, न्यायालय के समक्ष रखा गया है, हेतु दर्शित किया गया है, वह साधारण कारण है, ठीक है ना, तो न्यायालय क्या करेगा, जो भी साक्षियाँ हैं, जो भी विटनेस वहाँ पे आए हैं, उनकी परीक्षा कर लेगा। ठीक है, उसके बाद बात स्थगित कर सकता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है कि किसी पक्षकार के अनुरोध पर कोई स्थगन ऐसी परिस्थितियों को छोड़कर जो पक्षकार के नियंत्रण के बाहर हो, मंजूर नहीं किया जाएगा। यहाँ पर यदि जो न्यायालय है नॉर्मल, तो जो स्थगन का आवेदन दिया गया है पक्षकार के द्वारा उसको तो मंजूर नहीं करेगा, बट यहाँ पर यदि कारण ऐसा है जो पक्षकार के नियंत्रण के बाहर हो, ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे स्थगन का आदेश दिया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। अदरवाइज यहाँ पे यदि पक्षकार के नियंत्रण में है वहाँ पे पहुँचना, ठीक है ना, कार्यवाही को सुनना जो भी है वहाँ पे, तो वहाँ पर ये स्थगन मंजूर नहीं किया जाएगा न्यायालय के द्वारा। उसके बाद सी नंबर क्या है,
यह तथ्य स्थगन के लिए आधार नहीं माना जाएगा किसी पक्षकार का प्लीडर किसी दूसरे न्यायालय में व्यस्त है। ठीक है, तो मान लीजिए जो ए नाम का व्यक्ति था, इसके बिहाफ पे कोई एन बी नाम का प्लीडर आया था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि ए ने उस कारण बताया कि जो बी है इसका अधिवक्ता है वो किसी अन्य कोर्ट में क्या है, किसी अन्य न्यायालय में व्यस्त है। ठीक है ना, तो वहाँ पर ये कारण मंजूर नहीं किया जाएगा, इसके आधार पर वहाँ पर स्थगित करने का आदेश नहीं दिया जाएगा न्यायालय के द्वारा कि उसका अधिवक्ता किसी और न्यायालय में व्यस्त है। उसके बाद डी नंबर क्या कहता है कि जहाँ प्लीडर की रुग्णता अर्थात बीमारी के या फिर दूसरे न्यायालय में व्यस्त होने से भिन्न कारण। ठीक है, तो यहाँ पर दो चीज़ें बताइए। पहला कि जो प्लीडर है उसकी रुग्णता के आधार पर, ठीक है, रुग्णता मतलब कोई बीमारी हो गई उसको या फिर दूसरे न्यायालय में व्यस्त हो गया है, इन दोनों कारण के अलावा यदि कोई कारण है, ठीक है, तो वहाँ पर मुकदमे का संचालन करने में उसकी असमर्थता को स्थगन के लिए एक आधार के रूप में पेश किया जाता है। तो वहाँ न्यायालय तब तक स्थगन मंजूर नहीं किया करेगा जब तक कि उसका समाधान नहीं हो जाता। स्थगन के लिए आवेदन करने वाला पक्षकार उस समय दूसरा प्लीडर मुकर्रर नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यदि मान लीजिए ये दो कारण है, ठीक है ना, इन दोनों से भिन्न कोई कारण वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है स्थगन के लिए आधार बनाकर, तो न्यायालय उस स्थगन को तब तक मंजूर नहीं करेगा जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता, उसको पर्याप्त ऐसे सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाता न्यायालय को कि जो पक्षकार था उस टाइम पे वो दूसरा वकील कर सकता हो, तब वहाँ पर स्थगन आदेश दिया जा सकता है। ठीक है ना, यदि जो पक्षकार है वो क्या कर सकता है, दूसरा वकील कर सकता है उस टाइम पे, ठीक है ना, उस प्लीडर के बिहाफ पे, तो वहाँ पर ऐसे स्थगन को मंजूर नहीं किया जाएगा। उसके बाद ई नंबर क्या है, लास्ट नंबर, कि जहाँ कोई साक्षी न्यायालय में उपस्थित है किंतु पक्षकार या उसका प्लीडर उपस्थित नहीं है। ठीक है ना, वहाँ पर विटनेस तो उपस्थित है बट वहाँ पर क्या है कि पक्षकार या फिर प्लीडर ही उपलब्ध नहीं है, अर्थात जो अधिवक्ता था उस पक्षकार का वही उपस्थित नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पर उपस्थित होने पर भी किसी, यदि मान लीजिए पक्षकार जो है या प्लीडर है उसके उपस्थित होने पर भी जो विटनेस है उनकी परीक्षा या प्रतिपरीक्षा करने के लिए तैयार नहीं है, वो मना कर देता है कि अभी हम साक्षी की परीक्षा नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पर न्यायालय क्या करेगा, यदि ठीक समझे तो साक्षी के कथन को अवलिखित कर सकता है। ठीक है ना, जो साक्षी है विटनेस है उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है न्यायालय, और जो साक्षी है उसको मुख्य परीक्षा और प्रति परीक्षा करने से अभिमुक्त कर सकता है, अर्थात उसको छोड़ सकता है प्रति परीक्षा करने से या फिर मुख्य परीक्षा करने से, और आदेश पारित कर सकता है जैसा वह ठीक समझे। यहाँ पे कुल मिला के बात यह है कि यदि मान लीजिए विटनेस उपस्थित है, ठीक है, तो वहाँ पर यदि जो प्लीडर है उसका पक्षकार का या फिर पक्षकार है वो उसकी परीक्षा नहीं करना चाहते, ठीक है ना, उस टाइम पे तैयार नहीं है, तो वहाँ पर न्यायालय उसके स्टेटमेंट को रिकॉर्ड कर सकता है। ऑर्डर 17 का रूल 1। उसके बाद हम बात करें रूल 2 की, तो यहाँ पर क्या है कि यदि पक्षकार नियत दिन पर उपसंजात होने पर असफल रहते हैं तो क्या प्रक्रिया होगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यदि मान लीजिए जिस पक्षकार को उपस्थित होने के लिए कहा गया है न्यायालय के द्वारा और वहाँ पर वो उपस्थित नहीं होते हैं, ठीक है, उपसंजात नहीं होते हैं, तो वहाँ पर क्या प्रक्रिया अपनाई जाएगी न्यायालय के द्वारा, तो ये बताता है आपका रूल 2। तो वाद की सुनवाई जिस दिन के लिए स्थगित हुई है, ठीक है, तो नियम 1 में हमने पढ़ा था कि वाद की सुनवाई को स्थगित किया जा सकता है, ठीक है ना, किसी अन्य दिन के लिए, बट वहाँ पे यदि मान लीजिए जो स्थगित करने का डेट डिसाइड है कि मान लीजिए 2 तारीख तक स्थगित किया जाता है और वहाँ पे उपस्थित होना है पक्षकारों को, बट वहाँ पर जो पक्षकार हैं जो स्थगन की डेट पर उपस्थित नहीं होते हैं, अन्य जो डेट निर्धारित की गई थी वहाँ पर उपस्थित नहीं होते हैं, तो वहाँ पर यदि उस दिन पक्षकार या उनमें से कोई उपसंजात होने असफल रहते हैं तो न्यायालय क्या कर सकता है, आदेश 9 द्वारा, ठीक है ना, जो हम पढ़ चुके हैं ऑर्डर 9, उसमें उसके द्वारा जो निर्दिष्ट ढंगों में से एक से वाद का निपटारा करने के लिए अग्रसर हो सकेगा या ऐसा अन्य आदेश कर सकेगा जैसा वो ठीक समझे। ठीक है, तो मान लीजिए यदि जो कोर्ट है वो क्या कर रहा है, स्थगित कर देता है किसी अन्य दिन के लिए, बट वहाँ पर जो अन्य दिन डिसाइड किया गया है न्यायालय के द्वारा उस दिन पक्षकार उपस्थित नहीं होते हैं, तो न्यायालय क्या कर सकता है, जो ऑर्डर 9 में रूल्स बताए गए हैं उसके अकॉर्डिंग बात का निपटारा कर सकता है या फिर जैसा न्यायालय उचित समझे वैसा आदेश कर सकता है। अब यहाँ पर एक स्पष्टीकरण दिया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जहाँ किसी पक्षकार का साक्ष्य या साक्ष्य का पर्याप्त भाग पहले ही अभिलिखित किया जा चुका है, ठीक है, तो जो पार्टीज हैं, ठीक है ना, पक्षकार हैं, उसके जो साक्ष्य हैं, विटनेसेस हैं, उसको पहले ही रिकॉर्ड किया जा चुका है न्यायालय के द्वारा और ऐसा पक्षकार सुनवाई के दिन उपसंजात नहीं होता है,
तो न्यायालय स्वविवेकानुसार उस मामले में इस प्रकार अग्रसर होगा मानो पक्षकार उपस्थित था। ठीक है, तो मान लीजिए ए नाम का जो विटनेस था, ठीक है, यह पक्षकार था, इसकी परीक्षा की जा चुकी है, इसका जो स्टेटमेंट था इसका रिकॉर्ड किया जा चुका है पहले ही। ठीक है, तो वहाँ पर न्यायालय क्या मानेगा कि उस दिन ही ये उपस्थित था जिस दिन स्थगन की डेट निर्धारित की गई थी। ठीक है, तो वहाँ पर इस जो भी इसका स्टेटमेंट रहा होगा उसी के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद रूल 3 क्या बात करता है कि पक्षकारों में से किसी पक्षकार के साक्ष्य आदि पेश करने में असफल रहने पर भी न्यायालय आगे कार्रवाई कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बताया गया है, अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि मान लीजिए किसी भी पक्षकार को कोई साक्ष्य पेश करने के लिए या फिर कोई एविडेंस ऐसा है, कोई दस्तावेज ऐसा है जिसको पेश करने के लिए समय बताया गया है उस पक्षकार को कि इस समय के भीतर आपको वह साक्ष्य पेश करना है। बट यहाँ पर क्या होता है कि जो पक्षकार हैं वो ऐसे साक्ष्य को पेश करने में या फिर ऐसे दस्तावेज को पेश करने में असफल रहते हैं। तो उसके बारे में बताता है आपका नियम 3। तो जहाँ किसी पक्षकार को किसी साक्ष्य पेश करने या अन्य साक्ष्यों को पेश करने के लिए समय अनुदत्त किया गया है, ठीक है ना, अर्थात समय दिया गया है उन पक्षकारों को, और वह उसे पेश करने में असफल रहता है, डिफ़ॉल्ट करता है, तो वहाँ पर न्यायालय ऐसे डिफ़ॉल्ट के होते हुए भी, ठीक है ना, ऐसे व्यतिक्रम के होते हुए भी क्या कर सकता है, यहाँ पे 2 कंडीशन बताई है। पहला है यदि पक्षकार उपस्थित हों तो वाद को तुरंत निश्चित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा। ठीक है, तो मान लीजिए जो पक्षकार हैं वो स्वयं उपस्थित हो जाते हैं, बट यहाँ पर जो उनको साक्ष्य पेश करना था, दस्तावेज पेश करने के लिए बोला गया था, ठीक है ना, टाइम दिया गया था, तो वहाँ पर उपस्थित नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे यदि पक्षकार उपस्थित हैं तो तुरंत निश्चित करने के लिए अग्रसर हो सकेगा। ठीक है ना, तुरंत बात का निपटारा किया जा सकता है न्यायालय के द्वारा। बट यहाँ पे दूसरी कंडीशन क्या है कि यदि पक्षकार या उनमें से कोई अनुपस्थित हो। ठीक है, ए नंबर में क्या बताया गया कि पक्षकार उपस्थित हैं, बट यहाँ पे यदि पक्षकार अनुपस्थित हैं या फिर उनमें से कोई अनुपस्थित है तो नियम 2 के अधीन कार्रवाई कर सकता है। ऊपर हमने जो नियम 2 पढ़ा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जा सकती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।